आगे इसका एक सब टॉपिक बन जाता है शिप्स एंड सबमरीन। स्टार्ट में इन्होंने वही वुडन ब्लॉक की बात की है कि वुडन ब्लॉक जो है ये पानी की सरफेस पे मतलब तैरता है। अगर ये फ्लोट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इस वुडन ब्लॉक का और डिस्प्लेस पानी का जो इस ब्लॉक ने डिस्प्लेस किया, इन दोनों का वेट इक्वल है, तो ये बॉडी जो है ये वुडन ब्लॉक फ्लोट करेगी। इस तरह से जो कश्तियाँ होती हैं वो भी अपने वेट की इक्वल अमाउंट में जो वाटर है वो डिस्प्लेस करते हैं। ठीक है, अगर उसका वेट ज़्यादा हो जाए तो कश्ती डूब जाएगी। ठीक है, तो अपने वेट के इक्वल ही ये डिस्प्लेस करती है पानी को। इसी वजह से बॉडी जो फ्लोट करती है, थोड़ी देर पहले हमने प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में इसी चीज़ को डिस्कस किया है। तो फ्लोटिंग ऑफ बोट्स एंड शिप्स जो हैं इट इज़ बेसिकली द ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। अगर प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन यहाँ पे मतलब वैलिड ना होता, वो यहाँ पे वायलेट हो जाता, तो कश्तियाँ या जो बाकी जो बहरी जहाज़ वगैरह हैं ये डूबते चले जाते, फ्लोट कर ही नहीं सकते थे। सबमेरीन की जहाँ तक बात है तो सबमेरीन का थोड़ा सा टॉपिक डिफरेंट है। यहाँ पे क्या होता है, ये सबमेरीन है, सबमेरीन को बहरी आबदोज़ भी कहते हैं, न्यूक्लियर सबमेरीन भी आजकल आ रही हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो सरफेस है ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ इतना पार्ट इसका नज़र आएगा। अगर कहीं पे अटैक होने वाला हो या किसी सबमेरीन ने किसी दुश्मन के एरिया में, उसके समंदरों के मतलब जो पानी है वहाँ पे एंटर हो जाता है, तो इसने क्या करना है, अपने आप को ज़ेरे समंदर जो है वो अपने आप को थोड़ा सा हाइड कर लेती है। और इसमें क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये नीचे चला जाता है। नीचे जाने के लिए इसमें क्या होता है कि इसके नीचे असल में इस तरह से है, ये इस तरह से बनी हुई होती है पूरे का पूरा टैंक ऐसे। इसके नीचे इस जगह पे पंप्स होते हैं, मतलब टैंक्स होते हैं खाली। अगर और इसके साथ यहाँ पे पंप्स भी लगे होते हैं। पहले क्या होता है, अगर इस सबमेरीन ने नीचे जाना है, कहीं पे इसको लग रहा है कि कहीं पे कोई डेंजर है, कोई अटैक होने वाला है, तो क्या करता है कि ये सारे के सारे सक्शन पंप जो होते हैं उनके ज़रिए क्या करता है कि सारे का सारा पानी इन टैंक्स के अंदर भर देता है। अगर ये टैंक्स भर जाते हैं तो इसका वेट ज़्यादा हो जाता है, सबमेरीन का वेट बढ़ जाता है। अगर इसका वेट बढ़ जाता है तो थोड़ा सा नीचे चली जाती है, इसके ऊपर जो अपथ्रस्ट होता है वो कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सबमेरीन सरफेस के नीचे चली जाती है। अब ये सबमेरीन का सिर्फ इतना पार्ट नज़र आता है। और अगर इसको लगता है कि अब हम ख़तरे से बाहर आ चुके हैं, उस एरिया से बाहर आ चुके हैं, कोई डेंजर नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है, तो इससे क्या होता है कि इन पंप्स के ज़रिए जो दूसरे पंप्स लगे होते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि जितना पानी इसने इनटेक किया था, इनफ्लक्स जितना पानी का हुआ था, वो सारे का सारा पानी ये रिलीज़ कर देता है। जब पानी रिलीज़ करता है तो ये टैंक्स खाली हो जाते हैं, और जब ये टैंक्स खाली होते हैं तो इसका वेट कम हो जाता है। ठीक है, जब इसका वेट कम होता है तो ये नॉर्मल रूटीन पे आ जाता है, मतलब इतने सरफेस इसकी जो है पानी से बाहर हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सबमेरीन। इसके साथ अगले टॉपिक की हम बात करें तो अगला टॉपिक हमारे पास है इलास्टिसिटी। ये कॉमन सी चीज़ है। अगर आप एक टेनिस बॉल को या बैलून को देखते हैं, उस पर आप फोर्स अप्लाई करते हैं, तो बैलून पे फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या होता है, अगर आप वो अप्लाइड फोर्स हटा दें, आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया, आप अप्लाइड फोर्स हटा दो, तो बैलून या टेनिस बॉल जो है अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है। तो अगर एक बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में आती है, अगर आप उसके ऊपर एक डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हो, वर्ड मैंने डिफॉर्मिंग का यूज़ किया, एक चीज़ होती है ना, उसकी एक फॉर्म होती है, उसकी एक शेप होती है। अगर आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं इस नीयत से, मतलब इस इंटेंशन से कि मैंने इसकी शेप को चेंज करना है, इसकी लेंथ वगैरह की बात आप कर लेते हैं, वॉल्यूम, साइज़ वगैरह की, अगर आप उसमें चेंज करना चाह रहे हैं तो आप उसको डिफ़ॉर्म करना चाह रहे हैं, और वो फोर्स जो इसको डिफ़ॉर्म करे उसको हम डिफ़ॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। तो अगर आप एक बॉडी पर डिफ़ॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं और उस डिफ़ॉर्मिंग फोर्स को आप हटा देते हैं, फिर वो बॉडी अगर डिफॉर्मेशन के बाद अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर ले, तो इसका मतलब है कि ये इलास्टिसिटी थी, इस बॉडी में इलास्टिसिटी थी, तभी इसने अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन किया आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। हम इलास्टिसिटी को डिफाइन करते हैं, कहते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रीस्टोर इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स या आफ्टर द डिफॉर्मिंग फोर्स सीजेस का मतलब होता है कि ये कम हो जाती है, हटा दी जाती है। अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देते हैं तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेती है। अगर रीगेन कर ले तो इलास्टिसिटी थी इसमें, और अगर रीगेन ना कर पाए तो इसका मतलब है कि बॉडी इलास्टिक नहीं थी, उसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, अब आप स्ट्रेस की बात करते हैं तो स्ट्रेस क्या है, ये फोर्स पर यूनिट एरिया बनता है, प्रेशर बनता है, लेकिन असल में यहाँ पे इसको हम डिफरेंटली देखेंगे। द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया इज़ नोन एज स्ट्रेस। अगर आप किसी बॉडी के ऊपर, किसी बॉडी की सरफेस के ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो उस बॉडी की जो शेप है या लेंथ है, साइज़ वगैरह, उसको चेंज कर दे, अगर उसको चेंज करते तो हम कहते हैं क्या चीज़ है, ये डिफॉर्मिंग फोर्स है। अब उस डिफॉर्मिंग फोर्स का आप उस एरिया पे, जिस एरिया पे डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हो, इस डिफॉर्मिंग फोर्स को आप उस एरिया से डिवाइड कर दो, तो जो ये जो रेशो निकलेगी इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। और इसकी यूनिट जो है वही बनते हैं, इसका न्यूटन है, उसका मीटर स्क्वायर बनता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
लेकिन डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है, जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स को किसी एरिया पे अप्लाई करते हो, आप उस फोर्स को उस एरिया से डिवाइड कर दो, वो जो रेशो आपके पास निकलेगी इट इज़ नोन एज स्ट्रेस। ठीक हो गया।